हाय गाइस। आज हम मृदा के अवयव के बारे में बात करेंगे। मृदा के अवयव व उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो मृदा की उत्पत्ति पढ़ी थी और उसकी परिभाषा पढ़ी थी, जोफे मॉर्बेट के अनुसार और बकमैन ब्रेडी के अनुसार मृदा को परिभाषित किया था। आज हम जो बात कर रहे हैं मृदा के अवयव उनके प्रकारों की, तो मृदा के अवयव देखो, हमने भौतिक रूप से बताया था आपको। भौतिक रूप से मृदा के 3 अवयव, रेस, सिल्ट और मृत्तिका। लेकिन रासायनिक तौर पर अगर देखा जाए तो मृदा के जो अवयव होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मृदा के मुख्यतः 4 प्रकार के अवयव होते हैं। अब 4 प्रकार के अवयव कौन से होते हैं? एक तो होता है खनिज पदार्थ, नंबर 1 खनिज पदार्थ। दूसरा जो होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ, तीसरा अवयव जो कि जल, और चौथा होता है मृदा वायु। 4 प्रकार के अवयव रासायनिक तौर पर होते हैं। इन अवयवों के बारे में हम रेखांकित रूप में इसका चार्ट बनाकर पढ़ते हैं। इसको रेखांकित रूप में इसका चार्ट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? जैसे मृदा के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। मृदा के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से? पहला भाग तो क्या होता है इसका ठोस भाग के रूप में। पहला भाग इसका ठोस भाग के रूप में होता है, जो कि 50% भाग होता है। दूसरा भाग इसका रंध्र अवकाश के रूप में होता है। दूसरा भाग रंध्रावकाश के रूप में होता है। ये भी इसका कितना परसेंट भाग है? 50% भाग है। दोनों 50-50% भाग होते हैं। और ठोस पदार्थ का जो 50% भाग है उसमें भी दो तरह के पदार्थ मौजूद होते हैं। ठोस भाग में भी 2 तरह के पदार्थ कौन से होते हैं? एक तो होता है खनिज और दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ। इसके भी ठोस भाग में 2 पदार्थ कौन से होते हैं? एक तो होता है खनिज पदार्थ के रूप में और एक होता है कार्बनिक पदार्थ के रूप में। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का जो इसमें भाग होता है, क्योंकि ठोस भाग 50% है, 50% भाग ठोस का है, तो इसमें खनिज पदार्थ का भाग प्रतिशत कितना होता है? 45%। और 5% क्या होता है इसमें? कार्बनिक पदार्थ। 5% क्या रहता है इसमें? कार्बनिक पदार्थ रहता है। ऐसे रंध्रावकाश की बात करें तो रंध्रावकाश जो कि 50% है, तो 50% भाग में 50% भाग में द्रव होता है। 25% द्रव भाग कितना होता है? 25%, जिसमें क्या आता है? जल। 25% भाग में क्या आता है? जल। और चौथा जो या इसका रंध्रावकाश का दूसरा भाग जो कि क्या होती है? वायु यानी गैस। मृदा वायु के रूप में इसका कितना प्रतिशत भाग होता है? 25% भाग होता है। तो खनिज पदार्थ का 45% भाग, कार्बनिक पदार्थ का 5% भाग, द्रव जो कि 25% भाग होता है जल के रूप में, और गैस भाग जो होता है इसमें 25% मृदा वायु के रूप में होती है। खनिज पदार्थ भी 2 तरह के होते हैं, एक तो क्रिस्टलोइड रूप में होता है और एक कोलाइड रूप में होता है। क्रिस्टलोइड
और दूसरा होता है कोलाइड। क्रिस्टल नुमा संरचना के रूप में होते हैं वो क्रिस्टलोइड, और कोलाइड यानी छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में वो कोलाइड रूप में पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ भी दो तरह से होते हैं। कार्बनिक पदार्थ दो तरह से कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्यूमस के रूप। ह्यूमस यानी सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको कहा जाता है ह्यूमस, व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के रूप में। एक तो इस भाग के रूप में होगा ये कार्बनिक पदार्थ जो कि 5% भाग है। मृदा में 5% भाग कार्बनिक पदार्थ का है जिसमें ह्यूमस व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और दूसरा भाग किसका होता है? इसमें जीवित सूक्ष्म जीवों का। दूसरा भाग किसका होता है? जीवित सूक्ष्म जीवों का। मृदा में उपस्थित होते हैं, ये मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ये क्या करते हैं? मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो इस तरह से हम मृदा को रेखांकित चार्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। ये जो इसके अवयव हैं, तो इस तरह से इनको हमने विभेदित किया। अब इसका पाई चार्ट कैसे निर्मित किया जा सकता है? इसका अगर आयतनात्मक संगठन हम पढ़ते हैं, आयतनात्मक संगठन अगर हम पढ़ें तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैसे समझा सकते हैं? मृदा का आयतनात्मक संगठन। आयतनात्मक संगठन मृदा का जो आयतनात्मक संगठन, इसको पाई चार्ट से समझते हैं। जो पाई चार्ट इसका निर्मित करते हैं तो कितने, हमने इसके कितने अवयव पढ़े हैं? 4 अवयव अर्थात 4 प्रकार इसके पढ़े हैं, जिसमें 50% ठोस भाग है और 50% रंध्रावकाश है। अब 50% जो ठोस भाग है उसमें भी दो तरह के बाढ़ मौजूद हैं। एक तो 5% भाग में तो क्या मौजूद है? कार्बनिक पदार्थ। 5% भाग में क्या मौजूद है? कार्बनिक पदार्थ। 45% भाग जो है वो क्या बताया था हमने? खनिज पदार्थों का। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो खनिज 45% मिट्टी में मिलते हैं, और इसका 50% भाग में 2 भाग प्रेजेंट है। 25% भाग में जल है जो द्रव रूप में है, और 25% भाग में इसके क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है, यानी मृदा वायु जो गैस रूप में होती है। तो ये इसका आयतनात्मक संगठन है, जिसको हम किसके द्वारा समझ रहे हैं? इस पाई चार्ट के द्वारा समझते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो मृदा वायु प्रेजेंट होती है, तो मृदा वायु में कौन कौन सी गैसें होती है? मृदा वायु में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है? देखो, इससे पहले हमने कार्बनिक पदार्थ की बात की। कार्बनिक में ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ में हमने क्या देखा? ह्यूमस देखा। तो ह्यूमस जो होता है, सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या बना लेते हैं? ह्यूमस बना लेते हैं, जो मृदा को क्या रखता है? उपजाऊ बनाए रखता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम मृदा वायु के संगठन की। मृदा वायु का संगठन। अब मृदा वायु के संगठन का मतलब है इसमें कौन कौन से गैसें कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले बात करें इसमें नाइट्रोजन गैस की। सबसे पहले कौन सी गैस? नाइट्रोजन। हम जानते हैं वातावरण में नाइट्रोजन गैस 78% होती है। वातावरण में नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78% होती है। लेकिन मृदा वायु में नाइट्रोजन गैस की जो प्रतिशत मात्रा है वो होती है 79.01%।
नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने परसेंट होती है मृदा वायु में? 79.01%। दूसरी गैस इसमें उपस्थित होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत मान होता है इसमें? हमें पता है वातावरण में या वायुमंडल में 21% होती है, लेकिन मृदा वायु की बात करें यानी मिट्टी में उपस्थित जो वायु है उसमें ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है वो 20 पॉइंट कितना परसेंट होती है? 3%। 20.3%। अब शेष जो बची हुई मात्रा है वो शेष मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? CO2 गैस, जो कि 0.3% होती है। शेष गैस कौन सी होती है? CO2 गैस, जिसकी कितने प्रतिशत मात्रा होती है? 0.3%। तो इस तरह से मृदा वायु में ये गैसें उपस्थित होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 गैस। नाइट्रोजन गैस की 79.01% मात्रा होती है, ऑक्सीजन गैस की 20.3% होती है, CO2 गैस 0.3% होता है। और वातावरण में अगर हम देखें तो वातावरण में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है? 78% मात्रा मौजूद होती है, ऑक्सीजन की 21 और CO2 की बात करें तो 0.03%। वर्तमान में लेकिन ये बढ़कर कितनी हो चुकी है? 0.04% हो चुकी है। लेकिन हमारे बुक के अकॉर्डिंग अब भी हम क्या पढ़ते हैं? 0.03% पढ़ते हैं। तो इसके अलावा और कौन सी गैस होती है? अन्य गैसें होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, इसके और धूल के कण, डस्ट भी मौजूद होती है, तो वो 0.97% में होती है। तो ये वातावरण की बात है। लेकिन हम बात मृदा की कर रहे हैं तो मृदा वायु में 3 तरह की गैसें मौजूद होती। तो ये मृदा वायु का संगठन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पृष्ठ मृदा व अवमृदा। पृष्ठ मृदा व अवमृदा। देखो इनके नाम से प्रतीत हो रहा है पृष्ठ यानी सतह पर, अव का अर्थ होता है सतह से नीचे की ओर। तो हम इनको इनके अंतर से पढ़ते हैं और उसी से हम इसको परिभाषित भी करते हैं, यानी इनकी परिभाषा भी इनके अंतर में लेते हैं। तो पृष्ठ मृदा व अवमृदा टोपी डाल के या अंतर लिख सकते हैं हम इसका। एक और तो क्या लिख दें? पृष्ठ मृदा, और एक और क्या लिख दें? अवमृदा। अंतर से समझते हैं हम इसको। तो एक और पृष्ठ मृदा और एक और क्या लिख दें हम? अवमृदा। देखो इनमें डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे और इनको परिभाषित भी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसके नाम से जो प्रतीत हो रहा है पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा यानी मृदा की ऊपरी सतह। मृदा की क्या होती है? ऊपरी सतह या परत, जिस पर हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो खेती करते समय जो औजार, उपकरण या मशीन जो काम लेते हैं, जो चलाते हैं हम उस पर, वही क्या कहलाती है? पृष्ठ मृदा कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। मृदा की ऊपरी सतह या परत जिस पर खेती करते समय औजार या औजार व मशीनी उपकरण चलाते हैं, पृष्ठ मृदा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा भी हो गई और इससे अंतर भी कर सकते हैं। जबकि इसकी बात करें अवमृदा की, तो ऊपरी परत की निचली सतह, ऊपरी परत की निचली सतह या नीचे की परत जो होती है वो क्या कहलाती है? अवमृदा। तो मृदा की ऊपरी सतह से नीचे की परत, ऊपरी सतह से क्या कहेंगे? नीचे की परत क्या कहलाती है? अवमृदा कहलाती है।
अवमृदा कहलाती है। तो ये तो इनके डेफिनेशंस भी हो गई। इसको हम इस तरह से इनके द्वारा परिभाषित भी कर सकते हैं। ऊपरी सतह परत जिस पर कि क्या चलाते हैं, खेती करते समय औजार या मशीनी उपकरण चलाते हैं, वो क्या कहलाती है, पृष्ठ मृदा। और उस ऊपरी सतह से निचली जो परत होती है वो क्या कहलाती है, अवमृदा कहलाती है। अब बात करते हैं कि भाई ऊपरी सतह जो होती है वो कितने सेंटीमीटर या कितनी मोटाई की होती है। तो सेकंड जो हम इसका अंतर लिखते हैं, ये परत कौन सी परत की बात कर रहे हैं, पृष्ठ मृदा की। तो ये परत 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से केवल कितनी सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर तक की होती है। अब इसकी बात करें अवमृदा की, तो जब ये 15 सेंटीमीटर है तो इसके नीचे जो परत होगी वही क्या कहलाएगी, अवमृदा। तो वो बनेगी किससे, पेत्रक पदार्थों से। तो यहां लिख सकते हैं हम, ये पेत्रक पदार्थों से बनती है। अब पेत्रक पदार्थ कौन से होते हैं, चट्टानों के अपक्षय से। चट्टानों के अपक्षय जो होते हैं तो वो आकर कहां चले जाते हैं, निचली सतह पे, तो वो पेत्रक पदार्थ हैं। अगला जो हम बात करें इसमें डिफरेंस की, कि ये जो पृष्ठ मृदा है ये पूर्णतः क्या हो जाती है, अपक्षयित हो जाती है। और ये कैसी होती है, आंशिक रूप से अपक्षयित। तो अगला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, यह पूर्णतया अपक्षयित होती है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना या बिखरना। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, जबकि ये भाई अंतर पर लिख रहे हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके लिख सकते हैं, तुलना करके। तो ये क्या होगी, जबकि ये आंशिक रूप से अपक्षयित होती है, यानी कुछ ही क्या हो पाएगी, टूट पाएगी या बिखर पाएगी, आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। नेक्स्ट अगला डिफरेंस देखो, हमने आंशिक रूप से अपक्षयित और पूर्णतः अपक्षयित की बात कर ली। नेक्स्ट अगर इसमें अगर बात करें तो वायु के आवागमन की बात कर सकते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा में। वायु आवागमन किस तरह से, इसमें अगर देखें चूंकि ऊपरी सतह है तो मृदा वातन क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा होने इसका मतलब क्या होता है, मृदा जो वायु है वो वायु में इनके बीच क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान। मृदा की वायु और वातावरण की वायु, तो उनके बीच गैसों का क्या हो जाएगा, आसानी से फ्लो हो सकता है, गैसों का आदान प्रदान अच्छा हो सकता है। तो इसलिए ये क्या होती है, गैसों का आवागमन करती है और इसी वजह से मिट्टी को क्या कर रखती है, उपजाऊ बनाए रखती है और पेड़ पौधे उस पर क्या कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें मृदा वातन क्या होता है, अच्छा होता है। अर्थात क्या बोल सकते हैं, मृदा का वातन अच्छा होने का मतलब क्या है, मृदा वायु और वायु में वो जो वातावरण की वायु है उसके बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है। मृदा वायु व वायु की गैसों के मध्य आदान प्रदान अच्छा होता है। जबकि इसमें क्या होगा, जब ये निचली सतह है, ये ऊपरी सतह है, ये निचली परत है, तो इसमें आदान प्रदान नहीं होगा। मृदा में, इस वाली अवमृदा में वातन अच्छा नहीं होगा और वातन अच्छा नहीं होने का मतलब क्या है, गैसों का आदान प्रदान कम होगा। जबकि इसमें मृदा वातन नहीं होता।
वायु का आवागमन को कहते हैं वातन, अर्थात गैसों का क्या नहीं होगा, आदान प्रदान कम होता है, आदान प्रदान कम होता है। तो देखो 4 डिफरेंस हमने पढ़ लिए प्रश्न मृदा और अवमृदा के। इसके अलावा भी कई तरह के और भी अंतर हो सकते हैं, जैसे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और कौन सी में, प्रश्न मृदा में, और अवमृदा की बात करें तो उसमें कम होती है, तो ये भी इसकी तुलना हो जाएगी। सूक्ष्म जीवों की संख्या की बात करें और क्रियाशीलता की बात करें तो वो किसमें ज्यादा होती है, प्रश्न मृदा में ज्यादा होती है। जीवों की संख्या और सक्रियता इसमें क्या हो जाती है, अवमृदा में कम, क्योंकि निचली परत है, ये उपजाऊ मृदा होती है, ये कम उपजाऊ होती है। तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, इनके अंतर के रूप में लिख सकते हैं। तो अगला अंतर लिखे, इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, मात्रा ज्यादा होती है। अधिक होती है, ज्यादा होती है या अधिक होती है। अगला, इसके तुलनात्मक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसमें अपेक्षाकृत कम, इसमें अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट डिफरेंस किसका लिखेंगे हम, कि भाई इसमें उपजाऊ मृदा है और ये कम उपजाऊ है। यह कम उपजाऊ होती है। और भी क्या लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इस मृदा में सूक्ष्म जीवों, माइक्रोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, अधिक होती है, और संख्या भी क्या रहती है, अधिक। तो सूक्ष्म जीवों की संख्या व क्रियाशीलता अधिक होती है। तो इसके कंपैरिजन में अवमृदा की बात करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, कम होती है। अपेक्षाकृत क्या लिख देंगे, कम होती है, क्योंकि जीवों की संख्या और सक्रियता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें जीवों की संख्या व सक्रियता, जीवों की संख्या व सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और भी कई डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे पोषक तत्वों को लेकर देख लें, पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व ऊपरी सतह पर क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे, जबकि निचली परतों में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें अगला अंतर ये लिख सकते हैं, इसमें पोषक तत्व अधिक मिलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। इसमें क्या मिलेंगे, अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, तो इसमें कम मिलते हैं। और क्या अंतर कर सकते हैं, रंग, मृदा का जो रंग होता है, पृष्ठ मृदा का गहरा भूरा या भूरा, जबकि अवमृदा की बात करें तो अवमृदा का रंग हल्का होता है, और या यूं कह सकते हैं हल्का पीला। पृष्ठ मृदा का रंग गहरा भूरा या भूरा होता है, जबकि इसका क्या होता है,
हल्का या हल्का पीला होता है, हल्का या कैसा होगा, हल्का पीला होता है। तो रंग भी देख लिया हमने, कलर भी इनमें अलग अलग होते हैं। पृष्ठ मृदा भूरे रंग की होती है, गहरी भूरी होती है, जबकि अवमृदा कैसी होती है, हल्के रंग की होगी या हल्के पीले रंग की होगी। तो अब इतने डिफरेंस हमने देखे हैं, एक आध डिफरेंस और दे सकते हैं जो अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, धनायन विनिमय क्षमता के बारे में। यानी धनायनों का क्या होता है उसमें एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं सीईसी, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो उसकी क्षमता पृष्ठ मृदा में ज्यादा होगी क्योंकि सतह पर मौजूद होंगे। सॉरी गाइस, लाइट जाने की वजह से वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, अपन पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, क्लास नहीं ले पाए, क्लास कंटिन्यू रखते हैं। तो 9 डिफरेंस हमने पढ़ लिए। अब अगला एक डिफरेंस हम जो आपको समझा रहे थे धनायन विनिमय क्षमता के बारे में, यानी धनायनों का क्या होता है, एक्सचेंज। तो जिस कैपेसिटी से धनायनों का एक्सचेंज होता है वो कहलाती है धनायन विनिमय क्षमता, यानी सीईसी, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कहते हैं उसको। तो धनायन विनिमय क्षमता पृष्ठ मृदा में ज्यादा होती है, जबकि अवमृदा जो कि निचली परत है तो उसकी क्या होती है, कम होती है। तो लास्ट डिफरेंस लिख लेना, इसकी धनायन विनिमय क्षमता इसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे हम, धनायन विनिमय क्षमता के बारे में। जो अगला जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें आएगा इसके बारे में, धनायन विनिमय क्षमता के बारे में। धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और जबकि इसकी क्या लिखोगे आप, कम होती है, इसकी कम होती है। तो ये पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर है। अब इसके बाद बात किसकी कर लेते हैं, मृदा की विशेषताओं की। देखो मृदा की क्या विशेषता हो सकती है, हमने जो परिभाषित किया तो क्या पढ़ा था, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या करता है, एक प्राकृतिक माध्यम होता है और कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं हो सकता। तो वही क्या कहलाती है, प्राकृतिक पिंड के रूप में, यानी सबसे पहले इसकी विशेषता हो जाती है, जो कि हमने किस रूप में पढ़ा था, इसको परिभाषित रूप में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा कई संस्तरों में बढ़ जाती है। संस्तर मैंने आपको बताया था, संस्तर किस रूप में, मतलब परतों के रूप में, संस्तर परतों के रूप में, जो आगे हम पढ़ेंगे जब मृदा परिच्छेदिका पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि परतें कैसी होती है, ए बी सी ओ। तो ये जो इन परतों को भी आगे विभेदित करेंगे हम, तो उन संस्तरों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जो क्या करते हैं संस्तर, पदार्थों के संचार, स्थानांतरण और संचयन के कारण संस्तरों में क्या हो जाएंगी, वो विभाजित हो जाती है। और इसके अलावा मृदा के जो विभिन्न पैतृक पदार्थ होते हैं जिनसे वो निर्मित हुई है, तो मृदा के पैतृक पदार्थ, जलवायु संबंधी कारक, उनकी वजह से आकारिकी, मृदा की जो आकारिकी है, रासायनिक है, जैविक कारक है, उनमें अंतर पाए जाते हैं। तो ये क्या होती है, मृदा की विशेषताएं। तो इनको हम लिखेंगे, अब लिखना कॉपी डालो, मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं या करेक्टर्स, मृदा की क्या विशेषता होती है, यानी स्पेशली जो करेक्टर्स होते हैं। तो पहले तो हम जो परिभाषित किया है वो पहले विशेषता लिखेंगे। नंबर 1, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। जोफिम ऑर्बिट ने भी यही कहा, बकमैन ब्रेडी ने भी यही कहा कि मृदा एक क्या होता है, प्राकृतिक पिंड होता है। अब ये जो प्राकृतिक पिंड है ये क्या करता है, पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है।
नेचुरल, क्योंकि पौधों की ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, वो नेचुरल मीडियम से होती है, नेचुरल माध्यम से होती है। और नेचुरल माध्यम का कार्य कौन करता है? उसमें मृदा करती है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक पिंड के रूप में तैयार हुई है। तो ये कृत्रिम रूप से इसका निर्माण पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां आप ये भी लिख सकते हैं कि कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं हो सकता, तथा कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सेकंड विशेषता में क्या लिख सकते हैं? संस्तरों में विभाजित। यह विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है, परतों में, जो आगे हम मृदा परिच्छेदिका में पढ़ेंगे। विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। तो कई सारी परतों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जो क्या करते हैं? मृदा के यानी पदार्थों के संचार, उनके स्थानांतरण और संचयन के कारण होती है, जो कि पदार्थों के स्थानांतरण कहते हैं या संचार कहते हैं, पदार्थों के संचार, स्थानांतरण, आवागमन, मतलब स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचा देती है, और संचयन की वजह से तथा संचयन के कारण होता है। जो परतें बढ़ती है वो किसकी वजह से? पदार्थों के संचार, स्थानांतरण और संचयन के कारण। तो इनकी वजह से ये किसमें बढ़ जाती है? संस्तरों में बढ़ जाती है। और क्या विशेषता बताई थी हमने आपको? कि विभिन्न जो पैतृक पदार्थ होते हैं, जलवायु संबंधी कारक है, उनके कारण आकारिकी, रासायनिक और जैविक अंतर इसमें मिलते हैं। तो ये भी लिख लें, मृदा के विभिन्न कौन से पदार्थ? पैतृक पदार्थ, विभिन्न पैतृक पदार्थ। और हमने आपको समझाया था पैतृक पदार्थ किससे? पैतृक पदार्थों का मतलब किससे? चट्टानों के अवशेष से जो बनती है मृदा, तो वो क्या है? उसकी पैतृक पदार्थ। और जलवायु संबंधी कारकों के कारण, पैतृक पदार्थों व जलवायु संबंधी कारकों के कारण मृदा के विभिन्न पैतृक पदार्थों व जलवायु संबंधी कारकों के कारण क्या हो जाता है? उसकी आकारिकी, रासायनिक और जैविक अंतर मिलते हैं। तो कारण आकारिकी, रासायनिक व जैविक अंतर मिलते हैं। तो ये मृदा की क्या हो गई? विशेषताएं। तो 3 विशेषताएं स्पेशली होती हैं। फर्स्ट हमने परिभाषा में भी पढ़ चुके हैं, जो वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषित की गई थी, तो वो एक स्पेशली विशेषता है। संस्तरों में विभाजन होना, और विभाजन किनके वजह से होता है? संचार, स्थानांतरण और संचयन की वजह से। इसके अलावा विभिन्न जो पैतृक पदार्थ होते हैं, जलवायु संबंधी कारक हैं, उनकी वजह से उनकी आकारिकी यानी जो बनावट होती है, आकारिकी, उनके रासायनिक जो केमिकल्स उसमें पोषक तत्व वगैरह ये जो मौजूद हैं, तो उनकी वजह से, और जैविक अंतर इसमें पाए जाते हैं। ये मृदा की क्या हो गई? विशेषता। अगली क्लास में हम इसके आगे मृदा के कार्य वगैरह जो कि हम बता चुके हैं वैसे, लेकिन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कब?